बता दूं कि डॉक्टर शाजिया हैज़ डन हर PhD in life sciences, and she has been working in this field for the last 9 years. So हम इस सेशन में आपको पूरा बताएंगे कि साइंटिफिक एडिटिंग एक्चुअली होती क्या है, और एज अ करियर ऑप्शन फॉर पीपल हु आर इन द बेसिक साइंसेस इसमें कैसे एंटर किया जा सकता है और कैसी कैसी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं. So I will request the moderator to put Dr. Shazia on screen so that we can introduce her. Welcome, Dr. Shazia. Hi, Dr. Venus. Thanks a lot for agreeing to my request and joining us here in Talking Science with Dr. Venus. And it is really our pleasure, my pleasure, to have you here. And, thank you. It's a good opportunity for me to interact with students. Yeah. Okay. So दोस्तों, इससे पहले कि हम शाजिया जी से सवाल जवाब पूछना शुरू करें, सबसे पहले मैं शाजिया जी की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सबको देना चाहता हूँ. शाजिया जी ने अपनी ग्रेजुएशन 1997 से लेकर 2000 में माइक्रोबायोलॉजी में करी है फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी. उसके बाद इन्होंने अपनी मास्टर्स करी है फ्रॉम 2001 to 2003 फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन द लाइफ साइंसेस डिपार्टमेंट. After that, she appeared for national tests to pursue her doctorate studies. इन्होंने CSIR clear किया है, and then she also appeared for Tata Institute of Fundamental Research exam, and then she got admitted into the same institution. इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की स्टडीज PhD 2003 से 2009 तक TIFR मुंबई से कंप्लीट की है, एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर शोभना शर्मा. इनका फील्ड ऑफ रिसर्च उन 6 सालों में था इम्यून रिस्पॉन्स टू मलेरिया. सो शी इज बेसिकली एन एक्सपर्ट in the field of malaria. I mean, if you have questions regarding that, she can obviously answer those questions, but that is not what we are going to discuss with her today. Our discussion topic is something else. After finishing her doctorate studies, she continued in the same field in research, in the field of research, and did her postdoc studies from the same institution for another 2 years. But after that, she decided to move into a totally different line, which is scientific editing. So she joined Cactus Communications in Bombay as a publication support specialist, and she worked there till 2015. And after 2015, she took a break for a year and continued the same profession, but as a freelancer. इन्होंने freelancer के ओहदे से अपने घर से इसको pursue किया. एंड 2016 में इन्होंने फिर से कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन किया, एंड शी जॉइन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एज एन असिस्टेंट मैनेजर ऑफ मेडिकल एडिटिंग, और ये अब तक उसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं. एंड दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट शाजिया. एंड एज यू कैन सी, इन्होंने अपनी स्टार्ट जो है एक बेसिक साइंसेस में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये अगर मैथमेटिक्स को हम साइंसेस में काउंट करते हैं, ये सारे स्ट्रीम्स आते हैं. सो हर एजुकेशन इज इन बेसिक साइंसेस. शी इवन डिड हर PhD फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, एंड आफ्टर दैट शी शिफ्टेड इनटू अ फील्ड जिसके बारे में ज़्यादातर हमारे लोगों को पता नहीं होता है. बहुत कम लोग इस फील्ड के बारे में जानते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स इस फील्ड में जाते हैं. सो आज का जो हमारा एम है वो यही है कि हम इस फील्ड को समझेंगे और ये जानेंगे कि अगर इस फील्ड में जाना चाहिए तो कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे कैसे हमें स्किल सेट्स अपनाने चाहिए. यही सारी चीज़ें आज हम शाजिया से जानने का की उम्मीद रखते हैं. तो शाजिया जी, आपकी इजाज़त से अब आपसे बातचीत शुरू करी जाए. Yes, Venus, please, let's go ahead. Thanks a lot. So I would say so first of all हमें थोड़ा सा बताइए, क्योंकि साइंटिफिक एडिटिंग इज नॉट समथिंग which everybody is aware of. People are using that, some people might be aware of that, but फिर भी आप थोड़ा सा हमें बताइए कि साइंटिफिक एडिटिंग एज अ प्रोफेशन है क्या. So हम सब जो साइंस की फील्ड में हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, या अगर इंटरमीडिएट में हैं तो आगे जाके साइंस में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें ये आइडिया होगा कि हम साइंस करते हैं और हम साइंस कम्युनिकेट करते हैं. So science communication is something that whatever you are doing in your lab,
यू नीड टू कम्युनिकेट, तुमको सबको बताना है, कहीं पे पब्लिश करना है कि हमने ये रिसर्च की। सो साइंटिफिक राइटिंग और एडिटिंग वहीं पे आता है कि एक रिसर्चर काम करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग खुद अपनी रिसर्च लिख लेते हैं, खुद पब्लिश करने के लिए जर्नल में भेज देते हैं। बट आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जिनके पास लिखने का टाइम नहीं है, वो ज़्यादातर लैब का काम कर रहे हैं या बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स का पार्ट है। तो वो एक साइंटिफिक राइटर को अप्रोच करते हैं अपना रिसर्च लिखने के लिए, या अगर वो अपना रिसर्च लिख चुके हैं एक रफ फॉर्म में, तो वो एक साइंटिफिक एडिटर को अप्रोच करते हैं उसकी इंग्लिश पॉलिश करने के लिए और उसको पब्लिश करने में हेल्प के लिए। सो एक एडिटर या राइटर उनकी साइंस को पब्लिश करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये फील्ड इसी के बारे में कि रिसर्चर को असिस्ट कर रहे हैं साइंस पब्लिश करने में। सो अगर मैं इसको अपने पर्सपेक्टिव से समझूं, जैसे हम लोग हमारी लैब्स में रिसर्च कर रहे हैं, हमारे हम्म, पीएचडी स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, सो हम्म, we have seen it most of the times or many times that writing is one of the major uh, deadblock हम्म, for all of them. I हम्म, mean, by the time they finish their PhD, everybody realizes that हम्म, doing an experiment is easier, हम्म, and writing about that experiment and writing a publication and writing a हम्म, thesis is हम्म, one of the most difficult parts. या And so जो मुझे समझ आ रहा है आपकी बात से, this is like a scientific editor basically helps the community in expressing their science in a better way, अगर राइट। मैं सही समझाऊं तो। हम्म, ओके, सो इसमें 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 आप कैसी कैसी सर्विसेज, मतलब एज अ साइंटिफिक एडिटर कैसे कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है? फॉर एग्जांपल, जैसे तो एक समझा है हमने कि रिसर्च पेपर्स का काम हो गया, विच इज रिलेटेड टू द हम्म, एकेडमिक प्रोफेशंस। उसके अलावा कौन से चीज़ों में साइंटिफिक एडिटिंग का यूज होता है? हाँ। सो साइंटिफिक एडिटिंग के साथ एक और सर्विसेज अटैच है, उसको कहते हैं पब्लिकेशन सपोर्ट सर्विसेज। सो पब्लिकेशन सपोर्ट का मतलब है वो एडिटिंग के अलावा भी दो तीन चीजें और करेंगे, आपकी साइंस को रिसर्च को पब्लिश करने में हेल्प करेंगे। और कैसे करते हैं कि वो आपको बताते हैं कि आपका पेपर जिस तरह से आपने लिखा है या आपकी रिसर्च की क्वालिटी जो है, इसका एक्सेप्टेंस का चांस इस जर्नल में सबसे अच्छा है। सो आप एक क्लूलेस वे में ओके चलो इस जर्नल में ट्राई करते हैं, फिर इस जर्नल में ट्राई करते हैं, उसकी जगह आपको एक पब्लिकेशन सपोर्ट स्पेशलिस्ट ये बताता है कि ये जर्नल में आपके चांसेस बेटर है, 80% चांस है कि एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आप उसमें सबमिट करिए। सो ये एक तरह का काम है। प्लस अगर फॉर एग्जांपल एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी हम लोग करते हैं रिसर्च का। तो ओके, अगर रिसर्च का कुछ आपने हमने डेटा भेजा तो हमने उसमें एनालाइज किया और देखा कि नहीं इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें आपने ये वैल्यू नहीं डाली है या ये एक्सपेरिमेंट का डेटा भी डालना है, तो ये भी एक सपोर्ट सर्विस है। सो अपार्ट फ्रॉम एडिटिंग ये और हायर वैल्यू सर्विसेज हैं जो एडिटिंग के साथ ही साथ आती हैं। ओके, और दिस इज इंटरेस्टिंग। सो दैट मतलब कि जो रिव्यू प्रोसेस में जो काम एक रिव्यूअर करेगा, सो इट इज लाइक बिफोर वी सेंड इट टू द जर्नल, या सो अगर कोई ऑथर या कोई एकेडमिशियन से वो अगर आपके पास ये भेजता है अपना पेपर, तो आप अलग अलग तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि उनको क्या डेटा और चाहिए, या ये भी चेक कर सकते हैं कि उनका पेपर की आई मीन कितनी वैल्यू है। आई मीन दिस इज इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो दैट कि आई मीन दीज काइंड ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल। सो आपके इस पास हाँ कैसे क्लाइंट्स आते हैं जनरली? आई मीन किस बैकग्राउंड से आते हैं? जनरली एकेडमिक्स के लोग ही आते हैं या उसके अलावा भी आपके पास क्लाइंटेल इस फील्ड में रहता है? और मेजरली तो एकेडेमिया से ही आते हैं। सो कभी कभी कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के सारे पेपर्स आते हैं या कभी कभी सिर्फ इंडिविजुअल रिसर्चर्स हमें कांटेक्ट करते हैं। बट एकेडेमिया के अलावा ऐसे फार्मा कंपनीज भी हैं जो ओके, भी ऐसे राइटर्स और एडिटर्स को अप्रोच करते हैं। सो फार्मा कंपनीज में तो और बड़े लेवल पे रिसर्च होती है, लाइक लार्ज लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, तो उनके पास वैसे भी राइटिंग के लिए टाइम और वो अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ओके। एकेडेमिया के अलावा फार्मा जायंट्स भी अप्रोच करते हैं, वो एक मेजर क्लाइंटेल है। सो फार्मा जायंट्स उनका सो उनमें आपका कैसे इसमें इन्वॉल्व होता होगा? जैसे राइटिंग पब्लिकेशन, तो फार्मा कंपनीज दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो फार्मा सेक्टर इसको कैसे यूज करता है? एकेडमिक राइटिंग को किन चीजों के लिए यूज करता है? सो फार्मा कंपनीज भी जैसे कोई पर्टिकुलर ड्रग पे रिसर्च हो रही है, सो ओके, उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ड्रग के बारे में या कुछ भी नया मालूम चला है तो उन्हें वो पब्लिश करना ही करना है। सो जैसे एकेडमिक रिसर्चर्स पब्लिश करते हैं वैसे फार्मा कंपनी स्पॉन्सर्ड रिसर्च भी पब्लिश होती है। बट ओके, उसके अलावा वो एक और काम करते हैं,
फॉर एग्जांपल आपने यूएस एफडीए का नाम सुना होगा, जो ड्रग्स के लिए अप्रूवल देते हैं, क्योंकि ये ड्रग अब इस डिजीज के लिए या इस डिसऑर्डर के लिए अप्रूव किया जाता है। तो यूएस एफडीए के लिए भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं फार्मा कंपनीज, तो वो बहुत टीडियस जॉब होता है। तो वो लोग कभी कभी साइंटिफिक राइटर्स और मेडिकल राइटर्स से लिखवाते हैं या एडिटर्स से एडिटिंग की सपोर्ट लेते हैं। ओके ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो इस फील्ड में अगर जैसे आपने अभी बताया, तो मेजर प्लेयर कौन से हैं? फॉर एग्जांपल इन द प्लेयर आई वुड से कि मेजर कंपनीज, या आई मीन अगर इंडिया में हम बात करें तो कौन से मेजर प्लेयर्स हैं जो एकेडमिक एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? ओके, सो अगर आप देखें तो 2-3 तरह की कंपनीज हैं इंडिया में जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। उनमें से एक है जो डेडिकेटेडली यही सर्विस पे फोकस करती हैं। सो वो साइंटिफिक एडिटिंग राइटिंग कंपनीज के नाम से ही जानी जाती हैं, जिसमें से कैक्टस कम्युनिकेशंस एक बड़ा नाम है। फिर उसके अलावा क्रिम्सन इंटरैक्टिव है, फिर मैन्युस्क्रिप्ट एडिट है, रेजिया प्रो है। तो ये 3-4 कंपनीज हैं जो इंडिया में लोग जानते हैं इनके बारे में। Apart from these, even corporate companies like TCS and Wipro, उनका मेन फोकस साइंटिफिक राइटिंग एडिटिंग या मेडिकल राइटिंग नहीं है, क्योंकि उनको तो आईटी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, बट उनमें एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है जो मेडिकल राइटिंग सर्विसेज भी ऑफर करता है। तो एक छोटा पार्ट इन कंपनीज का इस सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड है। ओके, एंड अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड इन चीज़ों की एकेडमिक एडिटिंग के मेजर प्लेयर्स यहाँ कैसे हैं? आई मीन कौन है? तो वर्ल्ड वाइड मेजरली जैसे ये इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, जैसे नेचर है, तो नेचर का पब्लिशिंग ग्रुप है। तो नेचर पब्लिशिंग ग्रुप भी एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप नेचर में कोई पेपर भेजेंगे तो वो बोलेंगे कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज एडिटिंग करवानी है तो हमारे ही एडिटर्स इसको सबमिशन से पहले एडिट कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक नेचर, जैसे एल्सेवियर है, स्प्रिंगर है, बायोमेड सेंट्रल है, ये लोग मेजर प्लेयर्स हैं जो ये सर्विसेज इंटरनेशनली प्रोवाइड करते हैं। ओके ओके, एंड जैसे आपको काफ़ी साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, कैसे आई मीन जैसे एकेडमिक लोग आपसे पेपर लिखवाने के लिए या पेपर रिलेटेड कोई समस्या है या कोई क्वेरीज हैं उनको करेक्ट करवाने के लिए आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको इंडिया से कितने लोग इस चीज़ को, क्योंकि इंडिया इज आई मीन आई वुड नॉट से दैट इंग्लिश इज अवर मदर लैंग्वेज, बट स्टिल इंग्लिश इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस जिसमें हमें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है। एंड सो डू यू गेट अ लॉट ऑफ clientele from India also for in terms of academic editing? एक्चुअली हमें अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन में बोला जाए तो इंडियंस की इंग्लिश मच बेटर है कंपेयर टू पीपल फ्रॉम चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, जो हमारा मेजर क्लाइंट बनते हैं। तो इंडिया से हमें उतनी रिसर्च ये रिक्वेस्ट नहीं आती है एडिटिंग और राइटिंग की। उसका एक रीजन ये हो सकता है कि सिंस यहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है, यहाँ पे हम खुद करते हैं रिसर्च, हम लिखवाने के लिए अलग से पैसे नहीं खर्च करेंगे किसी कंपनी को अप्रोच करके, हम खुद ही लिखेंगे, तो एक अच्छी बात भी है। बट उसके अलावा एक और रीजन ये भी हो सकता है कि प्राइस, जैसे ग्रांट ऑफ फंड हम रिसर्च के लिए लेते हैं, ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो जाता है इंडियन साइंटिस्ट के लिए। सो मे बी ये एक रीजन है जिसकी वजह, ये एक और रीजन है जिसकी वजह से इंडियन साइंटिस्ट ये सर्विस को इतना ज्यादा नहीं लेते हैं। बट मोस्टली इंटरनेशनल ये सब कंट्रीज हैं जहाँ पे आपने जैसे बोला कि इंग्लिश जहाँ की मेन लैंग्वेज नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो हमें ज्यादातर कांटेक्ट करते हैं। ओके ओके, सो बेसिकली हमारे जो चाइनीज या कोरियन कंट्रीज हैं इनमें से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लाइंटेल आता है। एंड एक ये बताइए कि आपके फील्ड में जो लोग आते हैं, जो एकेडमिक एडिटिंग के फील्ड में आते हैं, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जनरली क्या होती है? जैसे आप बेसिक साइंसेस में पीएचडी करके एंड आफ्टर दैट यू जॉइंड दिस एरिया, सो व्हाट इज द आई मीन मेजर कंट्रीब्यूशन कौन से डिग्रीज वाले लोग इस फील्ड में प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ प्रोफेशन? या सो एक्चुअली ये फील्ड ओपन है किसी भी फील्ड से। अगर आपने मास्टर्स, बैचलर्स और मास्टर्स किया, पीएचडी, अगेन पीएचडी इज नॉट अ नेसेसिटी इफ यू वांट टू जॉइन दिस फील्ड। वी विल कम बैक टू दैट लेटर कि पीएचडी क्या एडवांटेज ऑफर करता है। बट फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स किया है, सो मास्टर्स इन एनी फील्ड ऑफ साइंस, लाइक एमएससी इन बायोलॉजी में आप कोई भी फील्ड है, बॉटनी, जूलॉजी, अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स
और मैथ्स के लिए मार्केट थोड़ा कम है क्योंकि Okay. वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है फार्मा कंपनीज के हिसाब से। अगर आप भेजिए, अगर आप सोचिए कि फार्मा अगर मेजर क्लाइंटेल है तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे मेनली बायोलॉजी का रिक्वायरमेंट है। सो एमएससी इन एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम दैट बी फार्मा की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है इस फील्ड में। तो बी फार्मा ग्रेजुएट्स या एम फार्म करके भी बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते हैं। ओके ओके। एंड अगर मैं बात करूं जो हमारे एकेडमिक एडिटिंग इंडिया में जो कंपनीज हैं या जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके, वो मेजॉरिटी कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, जो मेजर मेजर प्लेयर्स हैं हमारे इंडिया में? ज्यादातर कंपनीज जितना कि मुझे मालूम है वो बॉम्बे, बैंगलोर और हैदराबाद है। हम्म। दिल्ली में कुछ कंपनीज हैं बट आई वुड स्टिल से दिल्ली थोड़ा सा पीछे लैग कर रहा है। और ओके ज्यादातर इधर ही हैं। बॉम्बे और बैंगलोर मेन सिटीज हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे ऐसी कंपनीज के। ओके। और अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन कि डू यू हैव एन एग्जांपल जहाँ पे जैसे हुआ हो कि किसी रिसर्चर ने आपको कोई पेपर भेजा हो या कोई रिसर्च पब्लिकेशन भेजी हो which was like in a very very bad shape and after these services were provided and it got accepted into a very good journal? So कितना कोई impact इस चीज का पड़ता है? I mean, some example if you have from your experience. I mean, it really helped, where it really helped. तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं वीनस, जिससे पहली बार जब हम पेपर जिस फॉर्म में हमारे पास आता है Mm-hmm. वो पब्लिकेशन रेडी, आई मीन पब्लिकेशन से बहुत दूर, बहुत ही रफली रिटन होता है। बहुत Okay. सारी चीजें, इंफॉर्मेशन उसमें मिसिंग होती हैं, वर्ड्स गलत चूज किए रहते हैं। जहाँ पे रिजल्ट छोटा है वो कहते हैं कि अरे ये तो मेरा मेन रिजल्ट है। तो बहुत सारे फ्लॉज ऐसे होते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो नहीं दे पाऊंगी, Mm-hmm. बट हमारा एक्सेप्टेंस रेट अगर हम बोलें कि जैसे हमारे पास 100 मैन्युस्क्रिप्ट आती हैं तो Mm-hmm. हमारा मोटिव रहता है कि हम 100 के 100 पब्लिश कराएं, टाइम लगे लेकिन हम, और ऑलमोस्ट हमारा वो पब्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट यही रहता है कि अगर 3-4 जर्नल में भी ट्राई करना पड़ा लेकिन Mm-hmm. हम रिसर्च को पब्लिश करने के लिए रेडी। हाँ, अगर अगेन एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है Mm-hmm. तो हम उसमें कुछ ऐसे अनएथिकल काम नहीं करेंगे Mm-hmm. कि इस साइंस को पब्लिश करवाने के लिए हम कोई और तरीका अपनाएं। हम Okay. बस उसका क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, उसको इतना अच्छा बनाएंगे कि एक बार में पढ़ के वो लगे कि हाँ ओके साइंस अच्छा किया है, तो जर्नल्स उसको कंसिडर करें। So basically ये सारा जो प्रोसेस है you have to do it in I mean continuously you have to talk with the researcher, राइट ठीक है ना? So क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस कुछ हो सकती है and it might be राइट a different viewpoint from your angle. So राइट it's a very very involved process and basically you will have to uh, I mean know the science also ट्रू very deeply. Otherwise it will not be possible to edit or let's say improve any publication, I guess. राइट राइट। सो इसीलिए वीनस साइंस के लोगों के लिए ये फील्ड है। अगर आपको लिटरेचर आता है, आपको अगर आपका एक्सपर्टीज इंग्लिश लैंग्वेज है Mm-hmm. तो आप इस फील्ड के लिए नहीं है। इंग्लिश Oh, आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर के रूल सबको मालूम होने चाहिए, इंग्लिश में स्किल अच्छा होना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड साइंस का चाहिए। सो okay, वो okay. आपका बैकबोन वही बनाता है। इंग्लिश आप फिर भी थोड़ा पॉलिश करके सीख सकते हैं, जैसे मैंने सीखी आफ्टर Mm-hmm. जॉइनिंग दिस फील्ड। Mm-hmm. मेरी भी इंग्लिश कोई बहुत अच्छी नहीं थी जब मैंने बिगिन किया, बट दिस इज अ फील्ड कि जिसमें आप जितने पेपर्स लिखेंगे आपका उतना इम्प्रूव होगा राइटिंग स्किल्स। ओके ओके ओके। चलिए ये तो हुई बात इंट्रोडक्शन अबाउट साइंटिफिक एडिटिंग। अब आप थोड़ी सी बात आपके बारे में करते हैं। आप ये बताइए कि आई मीन हम काफ़ी देर से, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ, आई हैव मेट a very few people who have gone into this field and you have done your PhD from one of the most reputed institutions in the country, and after that you decided to go into this field. And what was the motivation? Why did you do that? I mean, what was the reason for going into this area? सो उसका एक मेन रीजन ये था वीनस, मुझे पहले ये नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है, मुझे ये Okay. मालूम था कि मुझे क्या नहीं करना है। ओके, तो ठीक। पीएचडी और पोस्ट डॉक की ट्रेनिंग के बाद जो टोटल मेरी ऑलमोस्ट 8 साल की रिसर्च ट्रेनिंग थी, मैंने रिसर्च को बहुत एंजॉय किया और Okay. बहुत खुश होकर अपना प्रोजेक्ट में भी बहुत इन्वॉल्व थी। बट वो खत्म करते करते ना मुझे इतना मालूम था कि मुझे मेन स्ट्रीम रिसर्च में काम नहीं करना है, मुझे अपना लैब शायद नहीं खोलना है, इतना मुझे आइडिया हो गया था। और सिंस मुझे शुरू से राइटिंग का बहुत शौक है, चाहे वो साइंटिफिक राइटिंग हो, चाहे वो
इन जनरल राइटिंग हो। तो मैं ब्लॉग्स बहुत लिखती थी उस टाइम। तो मैंने सोचा कि मैंने देखना शुरू किया कि साइंस कम्युनिकेशन टाइप के कुछ कोर्सेज हैं क्या या ओपनिंग्स हैं क्या। तो मैं वही देख रही थी जब मेरा पोस्ट डॉक खत्म होने वाला था, एंड बाय चांस आई केम अक्रॉस दिस ओपनिंग, और वो भी मुझे भी उससे पहले ऐसा कुछ नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ है। तो आई अप्रोच दीज पीपल एट कैक्टस, और वहाँ पे हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, मुझे मालूम चला कि क्या रिक्वायरमेंट है। और पता चला कि रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक है। आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, आपकी इंग्लिश एक बेसिक इंग्लिश से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश पे कमांड अच्छा होना चाहिए, और आपको एक जर्नल में आर्टिकल्स कैसे पब्लिश होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के, उसके लिए आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। So ओके that is how I got into this field, and I found something that really uh, involved me for a very, very long time. ओके 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 एंड आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? बिकॉज राइटिंग पेपर, आई मीन what I realize is कि अभी भी मेरे अपने PhD students हैं, and when I look into their manuscript, writing manuscript is like one of the most painful thing. I mean, कहीं तक मुझे ये लगता है कि this is a very very general phenomena, a common phenomena across all the students. I mean, I feel maybe one of the reasons is that because we are not providing them the training which is required. Right. The training would be coming from their practical files, कि वो प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनाएंगे, अपना डेटा को वो कैसे टेबुलेट करेंगे, एंड दोज आर द थिंग्स व्हिच वी टेक मोस्ट कैजुअली. कॉलेज डेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रैक्टिकल फाइल बनाना इज लाइक it's just a formality and nobody actually puts the thought into that. And by the time their post graduation ends, they really do not know how to write or put their research in words, whatever experiments they have done. And when they enter PhD, after that it becomes a pain. So writing the paper is the most painful thing. So you moved after finishing your PhD and postdoc, you moved into this area, and I am pretty sure you must have felt a lot of uh, problems or challenges when you entered into this. So what were those challenges, and how did you overcome them? I mean, very very briefly. जैसे वीनस तुमने बोला कि अपना रिसर्च लिखना ही इतना पेनफुल था, अपना थीसिस लिखना ही इतना पेनफुल था, बट मैं जब इस फील्ड में मैंने एंटर किया तो फिर मुझे 100 लोगों के मंथली 20 लोगों के पेपर्स आ रहे हैं लिखने के लिए। तो चैलेंज ये था कि अब मुझे हर फील्ड की तो स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है। मेरा फील्ड इन्फेक्शियस डिजीज था, मलेरिया था, लेकिन अभी मुझे पेपर आ रहा है कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज का या ऑन्कोलॉजी का, तो डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज के पेपर्स आ रहे हैं। तो एक बार अगर आप एडिटर बन गए, इस जॉब में चले गए, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो मेरा फील्ड नहीं है, ये तो इन्फेक्शियस डिजीज ही मेरा फील्ड है और बाकी कुछ मेरा फील्ड नहीं है। तो चैलेंज ये था कि डिफरेंट बायोलॉजी में भी या क्लिनिकल साइंसेस में भी जो डिफरेंट थेरेप्यूटिक एरियाज हैं या डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस हैं, उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज अक्वायर करना, और उसके लिए बहुत पेपर्स पढ़ने पड़ते थे। तो हमने पेपर्स पढ़े, रिव्यू आर्टिकल्स पढ़े, अपनी टीम से हम लोग डिस्कस करते थे। तो ऐसे ऐसे टाइम लगा थोड़ा सा नॉलेज अक्वायर करने में कि अब मैं कह सकती हूँ ओके मैं 6-7 सब्जेक्ट एरियाज पे के पेपर्स पे काम कर सकती हूँ, मुझे बैकग्राउंड नॉलेज है उसके बारे में। तो ये एक मेजर चैलेंज था। ओके ओके एंड आपके इंट्रोडक्शन में, आपके बायो में एक लाइन लिखी है व्हिच इज लाइक बोर्ड ऑफ एडिटर्स इन लाइफ साइंसेस. आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, व्हाट इज बोर्ड ऑफ एडिटर्स इन लाइफ साइंसेस? हाँ, सो वीनस बोर्ड ऑफ एडिटर्स इन लाइफ साइंसेस एक एसोसिएशन है, यूएस बेस्ड एसोसिएशन, जो एडिटर्स ने एस्टैब्लिश की थी आई थिंक 1980s में। और उनका पर्पस था कि हम एक क्वालिटी लेवल बनाएं कि जो एडिटर्स एक लेवल तक आई मीन जर्नल्स में काम कर रहे हैं, वो सब क्वालिटी लेवल में अलाइंड हो, सबकी क्वालिटी एक बराबर हो। तो उन्होंने एक ऐसे कोर्स तो नहीं, उन्होंने एक सर्टिफिकेशन का एग्जाम बनाया, और उसके बेसिस पे वो एनुअली एग्जाम होता है, ये आई थिंक इंडिया में साल में एक ही बार होता है। तो वो सर्टिफाई करते हैं उस एग्जाम्स के बेसिस पे कि आप एडिटर आपकी एडिटिंग क्वालिटी क्या है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो यानी आप वेल सर्टिफाइड एडिटर है, विच इज अ बिग थिंग बिकॉज ये एवरीवन नोज इंटरनेशनली, ये सर्टिफिकेशन के बारे में लोग जानते हैं। तो ये एक अश्योरेंस देगा आपके फ्यूचर एम्प्लॉयर्स को। So it increases your employability rate राइट also across
national and yes, international levels. Okay. yes, credibility, employing chances आपके improve होंगे. So this is a good information for the students who want to get into this area or may think of getting into area. So something called Board of Editors. Yeah. So this is a certification exam which you Right. might try to appear for. Okay, so आगे चलते हुए क्योंकि हमारे पास समय बचा है almost 12 से 15 मिनट. So Okay. we'll just discuss कि now we move to the interesting part, that part in which the students or the people who want to are on the verge of their career, making a career, उनके लिए जो इंटरेस्टेड है. सबसे पहले आता है कि इसके लिए आपका जो फील्ड इसमें है, इसके जाने के लिए स्किल सेट की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज द स्किल सेट विच इज रिक्वायर्ड. एक डिग्री होना अलग बात है, डिग्री बहुत लोगों के पास है, मास्टर्स इन साइंस एंड डॉक्टरेट इन साइंस. उसके अलावा जब वो कोई इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, सो व्हाट इज द काइंड ऑफ स्किल सेट विच द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो स्किल सेट में मेजरली जो है वीनस, मोस्ट ऑफ अस शायद हम लोग पीएचडी के टाइम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं इस बात को कि साइंस को क्रिटिक कैसे करना है. तो हम लोग जैसे जर्नल क्लब में या एक दूसरे स्टूडेंट्स पीएचडी के टाइम में एक दूसरे के सेमिनार में बैठते हैं, तो हमें वो थोड़ा और ध्यान से देखना चाहिए और हर साइंस को, हर चीज को क्वेश्चन करना आना चाहिए कि ओके ये इंसान ये साइंस बोल रहा है तो हम बस आंख बंद करके बिलीव नहीं कर लेंगे. तो साइंटिफिक क्रिटिकिंग इज अ मेजर स्किल दैट इज नीडेड टू बी इन दिस फील्ड. सो वो एक स्किल आनी चाहिए. प्लस मैं इंग्लिश लैंग्वेज को भी मेजर स्किल में ही इंक्लूड करूंगी. तो एक बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एक्चुअली बेसिक से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए. तो वो हम कैसे एक्वायर करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके पढ़े. और साइंस कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा साइंस लिटरेचर पढ़े. तो उससे आप थोड़ा इम्बाइब कर लेंगे तो ये स्किल्स आप में अपने आप आने लगते हैं. कोई सर्टेन टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन, जैसे हमने बात करा बोर्ड ऑफ एडिटर्स है एक, उसके अलावा किसी और तरह की सर्टिफिकेशन या कोई डिप्लोमा या कोई और चीज जो इसमें हेल्प कर सकता है इसमें इस फील्ड में एंटर करने के लिए? हाँ वीनस, एक्चुअली 8-10 साल पहले तक तो ऐसे कुछ बहुत ज्यादा होता नहीं था, ऐसे कि कोर्स हो रहे हैं साइंस कम्युनिकेशन में या पीजी डिप्लोमा हो रहा है. बट रिसेंटली इन द लास्ट 5 years ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज शुरू हुए हैं इंडिया में. तो एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स. ये दिल्ली में बेस्ड है और ये आई थिंक एमएससी एंड इवन पीएचडी इन साइंस कम्युनिकेशन की डिग्री देता है. और उसके अलावा एक ये इंदौर में यूनिवर्सिटी, आई थिंक हम सब जानते हैं, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, उसमें भी एमएससी इन साइंस कम्युनिकेशन करके कोर्स है. तो अभी पिछले 4-5 साल में साइंस कम्युनिकेशन पे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ रहा है और कोर्सेज आ रहे हैं, बट पहले ये नहीं थे. ओके 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 ओके. एंड अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, वैसे हम इस चीज के बारे में थोड़ा सा आप पहले हिंट दे चुके हो कि इस प्रोफेशन में आप, क्योंकि एक है जैसे आपने पीएचडी करी, इतने साल आप रिसर्च में इन्वॉल्व रहे हो, यू स्टिल वांट टू से अटैच्ड विद दैट. हाउ मच डू यू रिमेन अटैच्ड विद दैट व्हेन यू गेट इनटू दिस फील्ड? डू यू, आई मीन, आप क्या सिर्फ एक आपका रोल कहाँ तक, एक साइंस से आप कितना अटैच्ड रह सकते हैं? आई थिंक ये बेस्ट फील्ड है जो तुमको साइंस में ना रहते हुए भी साइंस से कनेक्ट करके रखता है. तो मेनली बिकॉज हम लोग डेली पता नहीं कितने पेपर्स पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास एक मैन्युस्क्रिप्ट आई है तो उसके लिए मुझे 10 पेपर पढ़ने पड़ेंगे. सो और पेपर पढ़ रहे हैं और साइट कर रहे हैं तो वो रीसेंट पब्लिकेशन ही होने चाहिए. सो दैट यू स्टे कनेक्टेड टू रीसेंट ट्रेंड्स इन पब्लिकेशन. एथिकल क्या क्या कंसर्न्स रिसेंटली आ रहे हैं, जैसे प्लेजरिज्म है और ये सब कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ऑथरशिप इश्यूज क्या क्या हैं. तो हमें एक जनरल आइडिया होता है कि साइंस पब्लिशिंग में क्या क्या हो रहा है. और उसके अलावा हमें कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का भी मौका मिलता है, अक्सर मिलता है. और ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा तब मिलेंगी अगर आप जर्नल पब्लिशिंग हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अक्सर कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं. तो आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, उन कॉन्फ्रेंसेस के बारे में राइटअप्स लिखते हैं या प्रेजेंटेशंस देते हैं. तो साइंस से आपका कनेक्शन छूटेगा नहीं. Okay, okay. That is interesting to learn, because yeah, ultimately once you do science, you like science, you want to remain in science and you want to continue doing science, some set of science. अच्छा, अभी हम सबसे लास्ट पार्ट में आते हैं हमारी बातचीत के, and that is related to, अभी we are getting so many questions
Oh in yeah. between already, but I will request the audience to save their questions for 10 more minutes, and then you will be all free to ask her one by one. They are very relevant questions, but please bear with us. Many of those questions will be answered in this section now, which is about the career. Okay, so जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट्स जो इसमें आना चाहते हैं, दोज हु वांट टू मेक अ करियर, उनसे रिलेटेड सबसे पहले तो ये है कि जिन कंपनीज की आपने बात करी है, कुछ तो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसके अलावा आपने बताया जो स्टैंड अलोन प्लेयर्स हैं, जो सिर्फ इसी चीज के लिए काम, कैक्टस कम्युनिकेशंस हैं, दे आर ओनली वर्किंग एज साइंटिफिक एडिटर्स। Are they doing some placements also? Are they picking up people from colleges and universities, or do you have to apply to them individually? अभी ये इस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि इसकी कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स के लिए लोग जाएं, तो Okay. यूजुअली वीनस यहाँ पे जॉब एडवर्टाइजमेंट्स ही निकलते हैं। Okay. TCS में कभी कभी वॉक इन ड्राइव्स होती हैं, जिसके बारे में आपको जॉब पोर्टल से मालूम चल जाएगा कि वॉक इन ड्राइव है फ्रेशर्स के Okay. लिए या एक्सपीरियंस के लिए, तो आपको हमेशा वो प्रॉपर जॉब एप्लीकेशन के थ्रू ही एंट्री होती है। ओके। और जब हम एंटर करते हैं तो हायरार्की लेवल क्या है? फॉर एग्जांपल एक मास्टर्स ऑफ जिसने करी है लाइफ या साइंसेस में या किसी और फील्ड में, जब वो किसी साइंटिफिक एडिटिंग की कंपनी में एंटर करेगा या कॉर्पोरेट या सेक्टर की एंटर करेगा, सो हायरार्की क्या कहेगी? कैसे, जैसे आपने बताया कि आप यू एंटर्ड एज अ पब्लिकेशन सपोर्ट स्पेशलिस्ट, सो राइट। वेयर डज इट, आई मीन हाउ डू वी कंपेयर इट? ग्रोथ कैसे है और एंट्री लेवल पोजीशंस क्या हैं? सो मैं एडिटर का एग्जांपल देती हूँ। सो हम्म। अगर आप जूनियर मोस्ट लेवल पे अगर ज्वाइन कर रहे हैं कोई कंपनी को, तो यूजुअली आपकी पोजीशन समथिंग लाइक एसोसिएट या असिस्टेंट एडिटर होती है। ओके। तो वो आप एक मेन एडिटर को सपोर्ट कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट एडिटर नहीं हैं, क्योंकि आपने पहली बार ज्वाइन किया है, ये आपके लिए नया ओपनिंग नया पोजीशन है। तो आप एक मेन एडिटर को सपोर्ट करते हैं। फिर विथ एक्सपीरियंस आप सीनियर एसोसिएट एडिटर बनते हैं, क्योंकि थोड़ा इंडिपेंडेंस और आता है, थोड़ा और क्वालिटी का लेवल आपका बेटर होता है। और फिर एडिटर, मैनेजिंग एडिटर, कभी कभी आप एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया के एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे आप ऑन्कोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, तो आप ओके। मैनेजिंग एडिटर इन ऑन्कोलॉजी या मैनेजिंग एडिटर इन इन्फेक्शियस डिजीजेस। सो ओके। ऐसे ऐसे आपका लेवल और स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है। वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। ओके। 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 और जिसकी बार बार डिमांड आ रही है जिस क्वेश्चन की, कि पैकेजेस, रफ हम्म पैकेजेस क्या है? जैसे एक मास्टर स्टूडेंट अगर एंटर करेगा इस फील्ड में, तो हम्म रफ सैलरी पैकेज उसका क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? आई नो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट अ नंबर बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन सो मेनी फैक्टर्स, बट राइट। स्टिल ऑन एन एवरेज, या आप बता सकते हैं रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी हाँ, करता मैं एक्चुअली मैं रेंज ही बता पाऊंगी वीनस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेरी करता है। है? ओके। तो एट अ एंट्री लेवल इट इज यूजुअली अराउंड 4 to 6 lakhs per annum इंडिया में। तो एक एसोसिएट या असिस्टेंट एडिटर के लिए जो मास्टर्स करके आए हैं, उनका 4 to 6 लाख के अराउंड होगा। ओके। लेकिन अगर आप PhD करके आए हैं, तो आपका उससे बेटर होगा, उससे ओके। डेफिनेटली बेटर होगा। अब मैं अगेन उस पे नंबर नहीं ऐड कर पाऊंगी कि कितना इससे ज्यादा होगा, बट हाँ, मास्टर्स के So it will कंपैरिजन में। depend on the, person to person. So basically या जैसे या यहाँ पे भी हमने pharma companies में भी जो बच्चे जाते हैं, even या after PhD, the people who join the pharma company, I have some people who I know, and they tell me that the package might range from, even after PhD, from 5 lakhs to 10 lakhs, राइट। depending on where कौन सी institution से किसी ने PhD करी है, उसका खुद का profile कैसा है, all those factors matter. So ट्रू। maybe, so roughly as she said, I guess, I mean, it might vary from 6 lakhs to something. या Something depends on your caliber. The company might find that you are already very good with the communication skills and you are good with your publication skills. So uh, these kind of things. So उसके बाद आता है कि इसमें जैसे एक तो है कि आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होके काम कर रहे हैं, ठीक है ना? एंड फ्रीलांसिंग आपने मेंशन किया कि आपने 1 साल एज अ फ्रीलांसर काम किया है, सो व्हाट इज दैट? हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स एज अ फ्रीलांसर? और फ्रीलांसर का काम दूसरे एक ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं तो उससे कितना अलग है? हाउ डिफरेंट इज द नेचर ऑफ द जॉब एंड हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स फॉर योरसेल्फ एज अ फ्रीलांसर? राइट। सो फ्रीलांसिंग सबसे पहले वीनस मैं उसके बताऊंगी एडवांटेज क्या है, या मैंने क्यों फ्रीलांसिंग शुरू किया था।
कि एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी मुझे कि मैं किधर से भी काम, क्योंकि मैं प्लान कर रही थी मैं ट्रैवल करूंगी उस साल, मैं कुछ टाइम अपने घर पे रहूंगी, कुछ टाइम कहीं और जाऊंगी। सो फ्रीलांसिंग एटलीस्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप ट्रैवल करते करते कहीं से भी काम कर सकते हैं। हम्म। प्लस आपका कोई वो फिक्स नहीं है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक काम करूंगा। मैं काम अपने हिसाब से पिक करूंगी और दिन में 2 घंटे ही काम करूंगी, तो वो ओके। फ्लेक्सिबिलिटी है। तो दैट इज द रीजन जिसके लिए अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बट जैसे वीनस तुमने पूछा कि फ्रीलांसिंग के लिए अगर हम फ्रीलांस कर रहे हैं तो हम क्लाइंट्स कैसे ढूंढेंगे। या या तो दैट इज ऐसी वेरी बहुत, इंपॉर्टेंट। हाँ, सो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो फ्रीलांसर्स हायर करती हैं। इवन कैक्टस कम्युनिकेशंस जो फुल टाइम एम्प्लॉयज हायर करती है, दे हम्म। आल्सो हायर फ्रीलांसर्स। ओके। बट या सो उनके यहाँ फ्रीलांसर्स की भी पोजीशन ओपन रहती है। बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे फ्रीलांसिंग पोर्टल्स हैं जैसे freelancer.com, फिर एक है ओके। upwork.com। तो वहां पे आप अपना प्रोफाइल अगर डाल दें बना के कि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ और मैं इस टाइप का काम पिक करना चाहता हूँ, वीक में मैं 25 घंटे काम कर सकता हूँ, आप प्रोफाइल बनाना पड़ता है। और फिर वहां पे डेली जैसे 100 जॉब्स आते हैं, टास्क लिस्ट आती है, आप उसमें से जाके टास्क लिस्ट अपने हिसाब से पिक करिए। तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप का है, तो आपको ओके। थोड़ा ओके। एक्टिव रहना पड़ता है, तो एक वो ऑप्शन है। ओके। ओके। और इसमें क्यों, ओके, मैं अब ये जो क्वेश्चन है, आई मीन आई नो अबाउट दिस, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, पार्ट टाइम भी इस फील्ड में काम करने की ऑप्शन है? बिकॉज आई नो सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु वर्कड, उनका आई मीन जब वो ब्रेक ईयर में थे या जब वो किसी और जॉब में जा रहे थे, उन्होंने साइड बाय साइड एज अ पार्ट टाइम साइंटिफिक एडिटर भी काम किया है। सो फ्रीलांसिंग का और पार्ट टाइम का डिफरेंस क्या है, और पार्ट टाइम की ऑप्शन में आई मीन हाउ इज दैट ऑप्शन एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट? ओके, सो रिक्वायरमेंट तो uh, अगर आप पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं तो आपकी इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर को अप्रोच करेंगे, आप बोलेंगे मैं सिर्फ पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ, तो एक नंबर ऑफ आवर्स का आपको एक वो कमिटमेंट तो देना ही पड़ेगा कि मैं ओके। इतने ही आवर्स काम करूंगा। तो एक वो इम्पोर्टेंट है। स्किल और काम तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, बट वर्क वॉल्यूम आपको मैनेज करनी पड़ेगी उस हिसाब से कि मैं वीक में सिर्फ इतने टाइम ही काम करूंगा। So part-time or freelancer is basically the same, kind of या same. Yeah. काइंड ऑफ सेम, क्योंकि Okay. फ्रीलांसर्स यूजुअली पार्ट टाइम बहुत, वो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीलांसर होके भी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं या आप Okay. पिक कर सकते हैं कि मैं सिर्फ पार्ट टाइम काम करूंगा। So this is a good information for the students. Those who think कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, स्पेशली जिनकी पीएचडी खत्म हो रही है फॉर एग्जांपल, और उनको रिसर्च पेपर लिखने में एक्सपीरियंस भी है. So while the time, if they are sitting home and planning for their further things, what they are going to do, and they are not yet clear, they can apply for these kind of jobs, these part-time jobs, and they can be a part-time scientific editor, and that pays decent enough, I guess. दैट पेज, एंड आपको एक्सपीरियंस भी होगा, Yes. आपके रिज्यूमे में ऐड हो रहा है कि आपने इतने टाइम फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस भी। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं तो ये एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। कुछ Okay. कंपनीज होती हैं जो फ्रीलांसिंग को एक्सपीरियंस नहीं मानती हैं, Okay. लेकिन मैक्सिमम हर जगह ये एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। तो आप कुछ अर्न भी कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है, सो यू आर विनिंग बोथ वेज। So it's like work from home. अभी जो राइट। हमें फोर्सफुली करना पड़ रहा है वो आप चूज कर सकते हैं. So राइट। even yeah, you can work from home, and या it's like side income. You can do that to support yourself, which is a good thing. I mean, people should explore this opportunity. And the last question which I would like to ask before I open the session for questions, because participants के बाद बहुत question हैं, they really want to ask you some really direct questions about salaries and packages and all those things, but that is your choice how you want to handle them. पर मैं अपना क्वेश्चन लास्ट जो पूछना चाहता हूँ, दैट इज कि एक, if somebody wants to enter this field, so what are the opportunities in India and abroad? If let's say somebody wants to apply to a international company like you mentioned, Nature group है, ठीक है ना? So they are one of the big players worldwide. So what are the opportunities in India and abroad? And if somebody wants to go outside, I mean, what are the options if somebody moves to Europe or US? तो उसके पास कैसी opportunities रहेंगी इस field में काम करने के लिए? सो जैसे हम वीनस बिगनिंग में हम बात कर रहे थे कि कौन कहाँ कहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट्स है साइंस एडिटर की।
तो ऑलमोस्ट आई मीन मैं वही बोलूंगी कि इंडिया में अगर आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, सो मेजरली ऐसी डेडिकेटेड कंपनीज में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनकी ओपनिंग्स देख सकते हैं ऑनलाइन, ऐसे नौकरी और ये जॉब रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स पर वो चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के साथ, उनकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रही है कि नहीं। तो एक तो वो कंपनीज हैं, उसके अलावा बहुत सारी फार्मा कंपनीज भी हैं इंडिया में जो ये एडिटिंग और राइटिंग के जॉब ओपनिंग्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल नोवार्टिस है, फाइजर है, जीएसके है। तो ये सब कंपनीज में भी ये ओपनिंग्स निकलती हैं। तो यू जस्ट नीड टू कीप योर आईज ओपन और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत होगी, कीवर्ड्स, करेक्ट कीवर्ड्स डाल के। तो इंडिया में भी अभी बढ़ रहा है। और अगर अब्रॉड की बात कर रहे हैं तो आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होगा, जर्नल पब्लिशिंग हाउसेस के ओपनिंग्स को कैच करने। जैसे सेल प्रेस है, नीचो जैसे मैंने नाम लिया था पहले, एल्सेवियर, स्प्रिंगर। एल्सेवियर और स्प्रिंगर आई थिंक उनके कुछ अभी इंडिया में भी कुछ ऑफिसेज हैं जो इंडिया में भी वो ओपनिंग्स उनकी रहती हैं। तो वो भी थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट शाजिया जी। मेरे पास और क्वेश्चंस नहीं है, जो क्वेश्चंस एक्चुअली हैं बट मेरे पास एक्चुअली समय नहीं है. It's very, very important. I really want to finish it on time and open the session for the audience to ask their questions. But it was really, really nice of you to answer all my queries so comprehensively. I mean, it was like I really got an insight about the idea for being with us. And I hope our audience liked the lecture. And I hope, Dr. Shazia, you also had a good time in it. I had a great time, Venus. I really love interacting with students and I love talking about this field, because when I entered this field, I had no idea that something like this exists. So I'm happy to have interacted with your students today. Thank you. Thanks a lot. All right. Thanks.